हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय स्मृति। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। ये भी चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 1 का सब टॉपिक है। रिसोर्स चैप्टर का सब टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो आज जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं, सोए हैं या जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ हो रही है? लैंड पे हो रही है, ज़मीन पे हो रही है। तो लैंड हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो लैंड रिसोर्स ऐसा नहीं है कि लैंड रिसोर्स का यूज सिर्फ हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है। नेचुरल वेजिटेशन, जितने भी प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन इस धरती पे, अर्थ पे पाए जाते हैं, सबका निवास स्थान कहाँ है? जमीन में। ऐसा नहीं है कि कोई भी वनस्पति या कोई हवा में उग रही है या पानी, कुछ है जो पानी में उग रही है, लेकिन उसको भी मिट्टी चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ लैंड का, कुछ भी भूमि का कुछ मात्रा चाहिए। ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ मीन्स जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, पशु पक्षी जीव जंतु, सारे लोगों का निवास स्थान कहाँ है? जमीन ही है। ठीक है। ह्यूमन लाइफ मतलब हम सभी भी कहाँ रहते हैं? ह्यूमन कहाँ रहते हैं? अपनी एक्टिविटी कहाँ करते हैं? जमीन पे करते हैं। प्लस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यही होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी है वो सारे लैंड पे ही है। कम्युनिकेशन सिस्टम, केबल है, आपका केबल हो गया, वायर हो गया, टावर हो गया, सारा जो कुछ भी मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो कुछ भी है वो 95% अर्थ से रिलेटेड है, जमीन से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। लिमिटेशन, लैंड इज एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब आप देख रहे हैं कि हमें जो कुछ भी करना है इसी अर्थ पे करना है, बस लैंड की भी एक लिमिटेशन है। क्योंकि धरती का जो क्वांटिटी है अर्थ पे, मतलब लैंड का जो क्वांटिटी है इस अर्थ पे, वो उतना ही है, ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। कुछ जो उसका मात्रा इधर उधर हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल जाए तो कुछ कोस्टल एरिया पानी में डूब सकते हैं, जिससे लैंड की मात्रा में कमी आ सकती है। या हम समुद्र को भरकर उसका यूज़ कर सकते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा ज़मीन मिल सकती है, बट वो बहुत माइनर है, उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा इसकी मात्रा में कोई भी न बढ़ोतरी होगी न घटेगा। लेकिन पॉपुलेशन के साथ इसकी पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है, मतलब एक आदमी को कितना ज़मीन मिलना चाहिए, वो घटते बढ़ते रहेगी। अगर जनसंख्या कम है तो एक आदमी को ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, अगर जनसंख्या कम है तो एक आदमी पे ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि शहरों में जो ज़मीन का दाम है वो दिन रात बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सारे लोग शहर में ही रहना चाहते हैं, यहीं सारी सुविधाएं मिलती है। तो ज़मीन तो शहर में कम है, बट सारे लोग रहना चाहते हैं। जो 50 लोगों के लिए ज़मीन थी, वहाँ अगर 5,000 लोग बसाओगे तो कैसे होगा? इस कारण डिमांड और सप्लाई, यहाँ लगता है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई तो उतनी ही है। तो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ज़मीन छोटी होती जा रही है। आज पहले जितना आपके दादाजी के पास जितनी ज़मीन थी, आपके पास उसका 1/4 होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है। तो ज़मीन का जो क्वांटिटी है वो स्थिर है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण एक आदमी को जितना ज़मीन मिलना चाहिए उससे भी कम मिल रहा है। और धरती का प्रत्येक आदमी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या बच्चा बूढ़ा जो भी हो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्योंकि सबको इस धरती पर, इस लैंड पे ही रहना है, कोई जाकर मार्स पे या मून पे नहीं रहेगा। इसलिए हर आदमी को ये रिसोर्स चाहिए। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि लैंड रिसोर्स का यूज़ हम बहुत प्लानिंग के साथ, जुडिशियस प्लानिंग के साथ करें, कि प्रत्येक आदमी को कुछ ना कुछ लैंड रिसोर्स मिले रहने के लिए, उसके ह्यूमन एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक आदमी को ये लैंड रिसोर्स मिलना चाहिए। हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। इसके आगे देखते हैं। अब जो हमारा लैंड है, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, उसका हम विभिन्न तरीकों से, विभिन्न पर्पस के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट के लिए, मतलब पूरी पृथ्वी का, पूरे लैंड का कुछ एरिया फॉरेस्ट के लिए रिजर्व है। फॉरेस्ट जरूरी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सही मात्रा में संतुलन बनाए रखती है। इस पूरे पृथ्वी पे जो गैस है, वायु है, उसके मात्रा में संतुलन बनाए रखती है। तो फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी के 33% हिस्से में फॉरेस्ट होना चाहिए, और बहुत सारे फॉरेस्ट हैं।
लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कुछ एरिया ऐसा है जो कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए सही नहीं है, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जैसे कि पहला आता है बैरन एंड वेस्टलैंड, बंजर भूमि जिसमें खेती की ही नहीं जा सकती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है, अगर खेती करेंगे तो लागत ज़्यादा लग जाएगा, मुनाफा कम आएगा, तो वैसे पे क्यों खेती करना है, तो वैसे ज़मीन को बैरन एंड वेस्टलैंड कहते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल, मतलब कुछ ऐसी ज़मीन है, कुछ ऐसे लैंड है जिसका यूज़ हम लोग रोड, बिल्डिंग, रहने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, यातायात के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती है कल्टीवेशन में यूज़ नहीं आती है। तो पहला यूज़ क्या आ गया, फॉरेस्ट के लिए लैंड का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कि बंजर ज़मीन है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, प्लस हम अपने एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडस्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रहने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। थर्ड है अदर कल्टिवेटेड लैंड, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग, कुछ ऐसी ज़मीन होती है जो जानवरों के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है कि जानवर आएंगे, चरेंगे, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, बट उसमें अच्छे घास उग सकते हैं, खेती नहीं की जा सकती है, उतनी उपजाऊ नहीं होती है, बट घास उग सकते हैं जिसको जानवर खा सके, तो वो परमानेंट ग्रेजिंग के लिए छोड़ दी जाती है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री, कुछ ज़मीन आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कि जिसको आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर कहीं बांस का पेड़ लगा है जिसको बांसबारी बोलते हैं, तो उसको आप ना जंगल कह सकते हैं, ना खेती में ला सकते हैं, उसका कुछ यूज़ ह्यूमन एक्टिविटी करता है, बट उसको स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जा सकता है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड मीन्स ऐसी ज़मीन जहाँ की खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ सालों से वो छोड़ा हुआ है, उसमें खेती नहीं की जा रही है। फैलो लैंड, जो एक से अधिक साल से खेती नहीं की जा रही है, या 5 साल से अधिक साल से खेती नहीं की जा रही है, जिसको हम पड़ती ज़मीन भी कहते हैं, वैसी ज़मीन। नेट सोन एरिया, ये नेट सोन एरिया ऐसी भूमि होती है, ऐसा ज़मीन होता है जहाँ हम फसल उगाते हैं, ये उपजाऊ होती है जिससे हम फसल उगाते हैं, और साल में अगर 2 बार किसी फसल, 2 या 2 से अधिक बार अगर हम किसी ज़मीन पे फसल उगा रहे हैं तो उसे नेट सोन एरिया कहते हैं। अब देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है। मिट्टी का क्षरण, ऊपरी जो परत होती है मिट्टी की, जो उपजाऊ होती है, उसका अपनी जगह से हट जाना, अनुपजाऊ हो जाना, उसको कहते हैं डिग्रेडेशन, मतलब वो क्षति हो जाना। तो ऐसा क्यों होता है? इंडिया में 130 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है वो डिग्रेड हो गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है? लैंड डिग्रेडेशन का क्या रीज़न है? रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन, पहला है माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग। जब हम ज़्यादा माइनिंग करते हैं तो सारी जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है और जो मिट्टी होती है वो कट कट कर अलग हो जाती है। ठीक है, तो माइनिंग की वजह से मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा कटाव होता है, वो मिट्टी पुनः यूज़ करने लायक किसी भी काम में उसको नहीं लिया जा सकता है। डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे जगहों पे जब आप माइनिंग करने जाएंगे तो पहले जंगलों को काटा जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत सारे जंगल माइनिंग की वजह से काट दिए गए हैं, क्योंकि जब आप जंगल हटाएंगे तो उसके नीचे पत्थर होती है और वो पत्थर से ही ओर्स निकलते हैं, माइनिंग किया जाता है, तो उसकी वजह से मतलब जंगलों का बेतहात हास हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। और भी अलग कारण है, जैसे घर बनाने के लिए, लोगों को बसाने के लिए या खेती करने के लिए भी जंगल को काटा जा रहा है। तो जब हम जंगल काटते हैं तो उस वजह से भी मिट्टी का हास होता है, मिट्टी वो किसी काम के लायक नहीं रह जाती है, उसको पुनः हम खेती करने के लिए या वृक्ष लगाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, अगर किसी ज़मीन पे बार बार जानवर चरते हैं, तो उनके जो पैर होता है उससे वो जो ज़मीन होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, दोबारा वहाँ पे कोई भी फसल नहीं लग पाएगी। ओवर इरिगेशन, जब आप ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो मिट्टी के ऊपर का जो लेयर होता है वो भी खराब हो जाता है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार वाटर लॉगिंग की वजह से भी सेम है, अगर ओवर इरिगेशन या वाटर लॉगिंग एक ही है, सॉरी,
ओवर इरिगेशन और वाटर लॉगिंग अलग है, तो लेकिन उस दोनों से ही मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी ये है, या तो उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, लाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या तो मिट्टी क्षारीय हो जाती है या बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती है। मिनरल प्रोसेसिंग से भी मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। जैसे कि जब सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर को पीसा जाता है तो वो वायु में जाकर बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है, और जब वो धीरे धीरे ज़मीन पे सेटल होती है तो पानी के साथ मिलकर पानी को भी प्रदूषित कर देती है और ज़मीन को भी प्रदूषित करती है। तो ये सारे कारण हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखेंगे आप। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मैसेज में बताइए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।